गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन। ये इतना पोर्शन एडिट कर देंगे जिसमें हर्षिता को डांट पड़ी थी, ठीक है। अब क्या कर रहे थे हम लोग? GSTR 3B पढ़ रहे थे। कल हम लोग ने ITC के बारे में पढ़ लिया था। अभी मैं कुछ नोटिंग्स करवा रहा था जिसके बीच में हमारी क्लास रुक गई थी, वो हो नहीं पाई हैं, पर कोई बात नहीं। हम लेक्चर वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ भी रिवाइज नहीं करेंगे। जिनका छूट गया, ठीक है। बस एक बार देख लो मैंने क्या पढ़ाया था। एक रिवर्सल के बारे में बताया था। रिवर्सल क्या होता है? टेम्परेरी होता है एक तो, और एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी आज रिवर्स हुआ, कल वापस मिल जाएगा। परमानेंट हो गया तो हो गया। फिर रूल 42 43 के बारे में बताया था कि इनपुट्स ऐसे वाले जो मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई की वजह से आए उनको रिवर्स करना होता है एग्जाम पोर्शन के लिए। कैपिटल गुड्स जो यूज़ हो रहे हैं ऐसी सप्लाई करने के लिए या ऐसी सर्विस देने के लिए या ऐसे गुड्स देने के लिए जो कुछ एग्जेम्प्ट है और कुछ टैक्सेबल है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जो एग्जाम पोर्शन है उसका ITC रिवर्स कर देते हैं। प्रपोर्शनेटली करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने बताया नहीं। रूल 42 जो देता है वो इनपुट्स का फॉर्मूला देता है। Rule 42-43 says if a supplier gives outward supplies which covers both GST and non-GST goods services, exempt goods oblique services, then in such a case he shall avail ITC for GST items only and shall reverse the credit which relates to non-GST item। क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि अगर आप ऐसी चीज़ सेल कर रहे हो, जैसे मान लो मिल्क सेल कर रहे हो, दूसरा बिस्किट सेल कर रहे हो, ठीक है, और आप किसी से सर्विस ले रहे हो, मान लो एक CA ने आपको सर्विस दी, वो आपके लिए GST फाइल करता है, तो सर मैं कितना ITC रिवर्स करूँ? ठीक है, ये इनपुट सर्विस हो गई, ठीक। इस पे आपको क्या मिला होगा? ITC मिला होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मिल्क के पोर्शन का आप रिवर्स कर दो और ये वाला आप, क्योंकि इस पे टैक्सेबल है बिस्कुट, तो इस ITC को अवेल कर लो। क्या कर लो? तो आप लोग मेरी बात मान जाओगे? बस इतनी सी बात कह रहे हैं। रूल 42 और 43 दोनों में यही चीज़ है। बस 43 में क्या हो जाता है, CA की सर्विस की जगह मान लो तुमने कोई मशीन खरीदी थी और उस मशीन से दूध भी निकल रहा है और बिस्किट भी निकल रहा है, ठीक है। परमानेंट रिवर्सल एक बार रिवर्स हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। किस पे होता है? ब्लॉक्ड क्रेडिट पे होता है, जो कि आपका 17(5) बताता है। कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन नंबर 17(5), ठीक। एग्जेम्प्ट सप्लाई रिवर्सल कैन नॉट रिक्लेम। एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन कौन सी होती है? जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि डॉक्टर्स की सर्विसेज पे, स्कूल में कोई GST नहीं लगता है क्योंकि इनको एग्जेम्प्ट किया गया है नोटिफिकेशन से। तो अगर इससे रिलेटेड कोई ITC आपको मिली है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ITC रिवर्स टेम्परेरीली, रूल 37 अनपेड 180 डेज। अब देखो ये मैंने अनपेड 180 डेज तुम्हें बस रूल याद दिलाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। श्वेता को आदर्श ने कितने दिन तक पेमेंट नहीं दिया था? 180 डेज तक। तो ITC उसने क्या करी थी? रिवर्स कर दी थी, ठीक है। बस वही है। यहाँ पे एक रूल और लिख लो, रूल 37A, ठीक। और इसमें क्लेम कब करेंगे? पेमेंट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। क्लेम व्हेन 3B फाइल बाय सप्लायर, ठीक है। देखो 37A तो मैंने लिखवा ही दिया था कि कब अप्लाई होता है, कब ITC रिवर्स करनी पड़ती है। हाँ वेन लिखा हुआ है बेटा, मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाने वाले लोग भगवान माफ नहीं करेगा। वेन
खुश? सर अभी भी एन गंदा बना हुआ है, ठीक है। क्लेम व्हेन 3B फाइल्ड बाय सप्लायर, मैंने कहा था अगर सप्लायर क्या करे, R1 में आपकी इनवॉइस की डिटेल भर दे और 3B में उसका पेमेंट ना करे, तो आपको ITC नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और अगर ले लिया है तो कब रिवर्स कर देना चाहिए? सर सितंबर तक रिवर्स कर देना चाहिए। कौन से सितंबर तक? अगले साल के, अगले फाइनेंशियल ईयर के। और अगर आपने तब तक रिवर्स कर दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं किया तो हम कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम लोग कुछ भी मान जाते हो। ये देखो, वापस आओ, कुछ नहीं पढ़ के आते हो तुम लोग, चेक कर रहा था मैं। देखो देखो देखो, अरे इसमें लिखा नहीं है क्या? लिखा तो था। ये देखो, सितंबर वाला किसके लिए लिखा हुआ था? अभी हम किसकी बात कर रहे थे? इसमें क्या लिखा है? इफ रिसीवर अवेल्स ITC ऑन बेसिस ऑफ GSTR1 of supplier, but supplier does not file invoice detail in 3B till 30th September of the following financial year, रिसीवर को कब तक करना है? अभी हम क्या बोल रहे थे? सितंबर तक। डेट याद रखो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ कि 30 सितंबर तक 3B नहीं फाइल किया उसने, तो रिवर्स कब तक कर दोगे? नवंबर तक। मैंने अभी क्या बोला था? सितंबर तक रिवर्स कर दो। तुम लोग सब लोग हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिला रहे थे, ठीक है। हाँ सर कर देंगे। इसमें 2 डेट्स हैं, याद रखना। 37A भी दिखा दें? सर दिखाई दीजिए, कुछ याद तो रहता नहीं है। गजनी के पापा हम हैं। If receiver of goods or service fails to make payment within 180 days from date of invoice, ये याद था कि कहाँ से 180 days? जिस दिन इनवॉइस इशू हुई है। Such receiver has to proportionately reverse ITC credit availed by him after 180 days while furnishing GSTR 3B, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तुमने क्या ऊपर लिया था? ITC अवेल किया था। क्या किया था? ITC अवेल। ये कॉलम नंबर A हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ITC रिवर्स। सर इसमें तो आप पहले ही बोल रहे थे ना 37 में कि रिक्लेम कर लो, रिक्लेम कर लो, रिक्लेम कर लो, बोला ना। अभी क्या बोला मैंने? रिक्लेम कर लो 37 में और 37A में कि भैया जब वो 3B फाइल कर ले तो ITC ले लेना, जब तुम पेमेंट कर लो तो ITC ले लेना। लेकिन ऊपर मैंने नहीं बोला है। ये 4B1 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं 38, 42, 43, 75, इसमें मैंने ये नहीं बोला कि ITC रिक्लेम कर लेना कभी भी, क्योंकि नहीं होगा। इसीलिए इसका नेचर क्या हो गया? परमानेंट हो गया, कि एक बार रिवर्स करी तो परमानेंटली रिवर्स हो गई। और नीचे नेचर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फाइलिंग या ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ITC आप रिक्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब A-B जब करोगे तो C आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया क्या है हमने? 4C। 4C क्या कहता है? ITC जितनी मिली थी उसमें से आपने इनएलिजिबल वाली रिवर्स कर दी, तो नेट ITC अवेलेबल आपकी सामने आ गई, ठीक है। अब 4D क्या कहता है कि अगर आपने ITC क्या करी थी? रिवर्स करी थी। क्या करी थी? रिवर्स करी थी, तो उसको रिक्लेम कैसे करते हैं? ITC reclaim which was reversed under 4B2 in earlier tax period, rule 38। अब बैंक जो है ना ITC 50% तो रिक्लेम कर ही सकता है ना। रूल में क्या लिखा था? 50% रिवर्स कर दो, 50% वो क्या करेगा? रिक्लेम करेगा, ठीक है। पहले पूरी ITC रिवर्स करेगा, नीचे आके 4D1 में क्या करेगा? 50% रिक्लेम कर लेगा। टेबल नंबर 4B2 में क्या है कि जो ITC तुम्हारी ये वाली है 37 वाली, ठीक है। तुम्हारी ITC कौन सी है?
37A वाली उसको भी यहाँ पे क्या कर लोगे तुम लोग, रिक्लेम कर लोगे, ठीक है। अब ये कौन सी है, ये टू बी रिलेटेड रिक्लेम है। इल एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल, इन एलिजिबल आईटीसी फ्रॉम 2B, टाइम बार्ड और पीओएस मिसमैच, रिपोर्ट बट डू नॉट रिक्लेम। मैं क्या लिख रहा हूँ, रिपोर्ट कर दो पर रिक्लेम मत करो। सर 2B में कल मैंने आपको जाते जाते दिखाया था कि इन एलिजिबल वाला दिख रहा है, आईटीसी इन एलिजिबल दिख रहा है, याद आ रहा है? उसको यहाँ पे रिपोर्ट करना है पर उसको रिक्लेम मत कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जब आप लिखोगे, क्योंकि डी का पार्ट है, तो ये मत समझना कि ये आईटीसी वापस मिल गई, ये बस इंफॉर्मेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो, इंफॉर्मेशन पर्पस है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या रिपोर्ट कर दो, एग्जेम्प्ट नील नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मतलब जो आपने ली है, आपने किसी से एग्जेम सर्विसेज ली, नील रेटेड सर्विसेज ली। नॉन जीएसटी मतलब पेट्रोल और अल्कोहल खरीदा, ये कोई रिपोर्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है इसका, ज़्यादातर लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप क्यों करते हो, ताकि आपका 42 43 का कैलकुलेशन हो पाए। ज़्यादातर लोग ये टेबल ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि उनको रूल 42 43 सही से नहीं आता है। सर इंटरेस्ट और लेट फीस, बेटा क्या होता है ना, ईसीएल के बैलेंस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑटो कंप्यूट हो जाता है। ईसीएल कौन सा वाला है, मिनिमम कैश बैलेंस, ठीक है। नॉन एडिटेबल डाउनवर्ड मस्ट बी पेड इन कैश बिफोर फाइलिंग। इंटरेस्ट और लेट फीस ऑटोमेटिकली आ जाती है, पर कभी कभी मैनुअली कैलकुलेट करनी पड़ती है। मैनुअली क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर क्या होता है ना कभी कभी कि इंटरेस्ट तो आपका उस पर कैलकुलेट हो रहा है जो आपने लेट फाइल किया है पिछले महीने। आज अकाउंट्स क्लास में होगी, कल तो रिवीजन है। हाँ। इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल, इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल में मैं क्या बता रहा था कि ऑटो कंप्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरेस्ट और लेट फीस ऑटो कंप्यूट फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। ये याद कर लो, जो इस महीने के 3B में इंटरेस्ट दिखेगा वो पिछले महीने का होता है, ठीक है। लेट फी नॉन एडिटेबल रहती है, लेट फी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। डिलेड लिखा है भैया, डिलेड फाइलिंग इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। एंड आईटीसी मान लो एक्सेस में क्लेम कर ली, आईटीसी क्या करी, ज़्यादा क्लेम कर ली, उस पर इंटरेस्ट कितना लगता था याद है? ये क्या करेंगे हम, मैनुअली कैलकुलेट करके लिखेंगे।
इसलिए इंटरेस्ट वाली फील्ड जो होती है एडिटेबल होती है। अनूप जी 3B खत्म, आखिरी पॉइंट। देखो फिफ्थ पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है ना और लेट फीस है, ठीक है, वो हमें इसमें देनी होती है। इंटरेस्ट एडिटेबल होता है, इंटरेस्ट की फील्ड जो होती है उसमें आप मैनुअल एंट्री कर सकते हो। उसमें ऑटो पॉपुलेट होके कौन सा फील्ड आता है, जो डिलेड फाइलिंग के रिलेटेड में होता है। मतलब जैसे मान लो मेरी ड्यू डेट थी 20 तारीख, ठीक, 3B फाइल करने की। मैंने फाइल कब किया, मान लो 25 तारीख को किया, तो 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट 18% के हिसाब से पर डे का ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा। पर मान लो तुमने कोई 2B से ज़्यादा ITC क्लेम कर ली और उसको यूटिलाइज कर लिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पोर्टल नहीं दिखा रहा है, वो तुम्हें अपने आप तमीज से कैलकुलेट करना पड़ेगा 24% के हिसाब से, और जो उसमें लिखा हुआ है उसमें ऐड करना पड़ेगा। गलत कैलकुलेट कर दिया तो भैया PO आएगा, ठीक है। नोटिस मेंशन होगा ना, मतलब 24% आपको करना है। 24% ही करना है ना, 24% ही करना है। हाँ हाँ हाँ, पॉइंट मेंशन होगा ना वहाँ नहीं वो मेंशन नहीं होता है, लॉ में लिखा होता है ये सब। अब देखो यहाँ तक मेरा हो गया तुम्हारा काम अब थ्योरी का, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अरे एक्सेस डिनाइड क्यों है भाई? हाँ दिख नहीं रहा है, पता है। हाँ मस्ट बी पेड इन कैश। सर ये जो कैश होता है सर, ये कैश तो ही ना, या इसका कोई और मतलब तो नहीं? कैश मतलब होता है बैंक से भी पे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो। और तुम लोग को अच्छा लगेगा। सर नोटिस दिखा दीजिए। क्यों दिखाए नोटिस? सर अप्रैल महीने का रिटर्न दिखा रहे हैं। अरे भरा हुआ देखो तो पहले। अरे टेबल नंबर देखो भाई। 4A 6B 6C B2B XZ D। किसको इनवॉइस करे? 66। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस दे रही है कंपनी। किसको सर्विस दे रही है? स्टेट बैंक। ये देख रहे हो बिल नंबर? और ये सब पता है कैसे हो रहा है? यहाँ देखो सोर्स, ई कॉमर्स नहीं लिखा है, कौन है नालायक। ई इनवॉइस बिलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, किसका? ई इनवॉइसिंग का। ई इनवॉइसिंग मतलब होता है रियल टाइम पोर्टल पे अपडेट हो रहा है कि आपने कितने बिल काटे हैं। तो एक तो इस कंपनी का भी डेटा दिखाता हूँ मैं, इस मंथ का जो इनको फाइल करना है, ठीक है। तो ये पोर्टल हम लोग भी खोल सकते हैं। तुम लोग के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा तो खोल सकते हो। सर की आईडी से खोल सकते ना? हम देंगे ही नहीं। B2B भी है, एक्सपोर्ट का भी है, B2C भी है, ठीक। HSN समरी भी है, डॉक्यूमेंट इशूड भी है। B2B देखो क्या है, GSTIN नोटिस करना ज़रा, उसकी पहली 2 डिजिट्स 001 02, ठीक है, ठीक। ये अलग अलग स्टेट्स में सर्विसेज दे रहा है ना, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने क्या फाइल किया होगा? LUT फाइल किया है भैया।
एक बार ज़रा ये देखो, तुम्हारे इस पे और इस पे मैचिंग हो रही है। 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। 3.1.1 सप्लाईज नोटिफाइड अंडर 95, इंटर स्टेट सप्लाईज, एलिजिबल ITC, एग्जाम नील नॉन GST, फिर इंटरेस्ट लेट फीस, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो नील रेटेड एंड एग्जाम। इसका एक स्क्रीनशॉट नील में डाल दूं कि ये खोलते हो तो क्या दिखता है। Yes. Body में ज़्यादा launch. क्या हो जाता? Body में ज़्यादा launch है, जैसे step by step open होता है. कुछ ज़्यादा ही लालची नहीं हो रहे हैं आप लोग? अरे प्रिंट स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है? अपने जानने वालों को तो खोल सकते हैं ना, सब देख के, अगर पासवर्ड पता, मतलब सिर्फ एज अ पढ़ने के पर्पस। हाँ हाँ बिल्कुल, खोलो खोलो, बस मेरे क्लाइंट्स का और सौरभ के क्लाइंट्स का मत खोलो। एक आध गलत रिटर्न भी फाइल कर देना। सिर्फ मतलब फीचर्स देखने के लिए। सिर्फ फीचर्स देखते देखते मेरे को कोई इश्यूज नहीं है। दूसरे का गलत हो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि फिर वो मेरे पास ही आएगा, सौरभ का नया क्लाइंट बनेगा। ठीक है, ये कौन सा था? 3.1.1 वाला ना? अच्छा इतना छोटा लिखा है, बाद में बड़ा कर देंगे। देखो मैंने कहा था ये वाले में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, टैक्स नहीं दिखेगा। याद आ रहा है? चश्मा लगा लो। Taxable supplies made by registered person through electronic commerce operated on which electronic commerce operator is required to pay tax. Supplier report कर रहा है taxable supplies made by registered person, ये supplier की बात हो रही है, through e-commerce operator जिसपे ECO का टैक्स देने की जिम्मेदारी है 95 में, to be furnished by registered person making supplies through electronic commerce operator। मतलब यहाँ पे डिटेल कौन डालेगा? रजिस्टर्ड पर्सन यानी सप्लायर डालेगा, ECO नहीं डालेगा। ऊपर वाले में ECO डालेगा। देखो ECO में टैक्स का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका भी एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखो इन्होंने 2 स्टेट में सप्लाईज करी है, तो मैंने कहा था डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन जो है ब्लॉक्ड है, ये ग्रे ग्रे दिख रहा है मतलब ब्लॉक्ड है। ठीक, एलिजिबल ITC में देख लो भैया, सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? इसमें कोई डिटेल होगी नहीं। देखो इधर देखो इंटरेस्ट और लेट फीस अलग अलग दिख रही है। सर IGST पे क्या लेट फीस नहीं लगती है? नहीं लगती। अरे भाई रुक लो, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं रॉ डेटा। ये सब मैनुअली है, शीट से। ये मेरे को क्लाइंट ने बना के दिया है। कौन से क्लाइंट ने सर? अभी तुम लोग को टफ लग रहा होगा देखने में, पर है बहुत इजी। जहाँ पे GSTIN नहीं दिया है वो क्या हो गया? B2C। जहाँ पे दिया है वो क्या हो गया? B2B। फिर देखो क्लाइंट कितना अच्छा है, मेरे को एक एक पेमेंट का वो बता रहा है कि कैसे आया है, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, स्टेट कोड क्या है, कौन से स्टेट में आया है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है। इनवॉइस वैल्यू होती है इंक्लूसिव वाली। फिर टैक्सेबल वैल्यू क्या है,
टोटल टैक्स कितना पे हुआ, सब उसने दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे उसने एक क्लासिफाई क्या है, ड्रग एशिया का पेमेंट, ठीक है। ये कौन सा है, देखो हेडिंग लिखी हुई है, इंटरनेशनल पेमेंट है ये, ठीक। अब सर इस डेटा से हम कैसे डेटा बनाएंगे, क्वेश्चन है ये तुम लोग का, और डेटा बनाना सिखाता हूँ। टेबल सारी याद है, हमें एक तो क्या चाहिए, B2B चाहिए, ठीक। और क्या चाहिए सर, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं एक बार, B2B, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, B2C, ये दो डिटेल्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा HSN कोड की डिटेल्स चाहिए होती हैं, किसकी, HSN कोड की। उसके बाद क्या चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट नंबर। अनु ऐसे ही वर्किंग करते हैं या ऐसे नहीं करते हो, अब देखो एक्सेल चलाना भी एक कला है, अगर मैं एक एक इनवॉइस सेलेक्ट करूं तो क्या मतलब है फिर उसका, मैं पता है क्या करूँगा, मैं पूरा कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सारी चीज़ें आ गई, ठीक। किसी को घर तो नहीं जाना है अभी, और इसमें क्या लगाऊंगा, फिल्टर्स, ठीक है। अब बस मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल की पे क्लिक है ही है, मैं बस ब्लैंक वाले हटा दूँगा, ठीक है, ओके। आ गई B2B की डिटेल। सर इंटरनेशनल वाला भी हटा ही दो, ओके बेटा। अच्छा इंटरनेशनल हो रहा है तो एक टेबल कौन सा ऐड होगा बताओ, इंटरनेशनल हटा है बट उसके नीचे उसकी टेबल सेलेक्ट होगी नीचे से। क्या, इंटरनेशनल हेडिंग सिर्फ हटी है, उसका वो टेबल नीचे पूरा सेलेक्ट होगा, ये ड्रग एशिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कैसे हो गया, इसका नाम 91 करके था ना नंबर, ये लो हट गया, ठीक है। ये अब मेरे कौन से आ गए, B2B। टेबल 6 में अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर की हेडिंग भी लिख देते तो ज़्यादा समझ में आता, ओके बेटा। ठीक है सर, टोटल टैक्स तो इसमें जीरो आ रहा है बेटा, इसमें LUT फाइल करी हुई है, सर B2C भी बता ही दीजिए, ओके बेटा। B2C के लिए क्या करूँ मैं, यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, Ctrl+V कर दूँ, Alt+CA कर दूँ, फिर उसके बाद फिल्टर लगा देता हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हटा देता हूँ, सिर्फ ब्लैंक्स वाले ले लेता हूँ, आ गए।
अब HSN कोड कैसे निकालेंगे ये बताओ तुम लोग। यहाँ पे कहीं दिया हुआ है? कैसे निकालेंगे अनूप बताओ। यही तो कंफ्यूजन रहती है कि एसएन कोड पर कैसे चेक करेंगे गूगल से। क्यों गूगल से चेक करेंगे? करेंगे पुराना एसएन कोड उठा लेंगे जो भी होगा एग्जैक्टली भैया, पहले कभी अगर उसने ज़िंदगी में रिटर्न भरा है तो HSN कोड की डिटेल तो डाली होगी। अरे मई खोल लिया मैंने गलती से, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो GSTR 1 3B दोनों फाइल्ड है। 1 खोलो। कितने लोगों के तोते उड़े हुए हैं इस टाइम पे? हाथ उठाओ जरा। 1 2, ये देखो 3B, सॉरी ये देखो टेबल नंबर 12। HSN समरी दी है। सर इसमें क्वेश्चन है सर हमारा। अरे रुको भैया, क्वेश्चन देखो इसमें कितने HSN कोड क्या दिया हुआ तुम्हें? 9983। Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक ठीक है। इधर देखो, अरे नहीं दिखा देंगे, नोटिस आएगा तो दिखा देंगे। B2B, एक तो हमें रिपोर्ट करना है और एक क्या रिपोर्ट करना है B2C, और दोनों भैया मैच करना चाहिए नीचे जो आपका टोटल सेल आ रहा है उससे, ठीक है। डन है। डॉक्यूमेंट नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो अब देखो इसमें काउंट दिख रहा है, 22 इनवॉइस है। इनवॉइस इशूड कितने हैं? 22। कैंसिल कितने हुए? 0। देखो सीरीज में कोई इनवॉइस मिसिंग दिख रहा है? 68 69 76। ओ सर कैंसिल भी हुए हैं ऊपर नीचे सर, ये तो थोड़े ऊपर नीचे लग रहे हैं। बीच में इनवॉइसेस कैंसिल हुए हैं। अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने डायरेक्टली यहाँ से उठा लिया, इस वजह से लग रहा है। इसमें तो फिल्टर लगा भी नहीं है यार। हाँ इनवॉइस कैंसिल हुए बीच में 68 69, उसके बाद 70 कैंसिल हो गया, 71 कैंसिल हो गया, 72 कैंसिल हो गया, 73 कैंसिल हो गया, 75 कैंसिल हो गया, फिर उन्होंने इशू किया 76। सर कैंसिल क्या होता है? इनवॉइस काट देना। इसका डेटा बना हुआ है। डेटा बनाने की टेक्निक समझ में आ गई ना? कुछ नहीं समझ में आया नालायक। ये डेटा देखो, ये देखो ये देखो ये देखो सर, ये क्या आ गया? ई इनवॉइस डिटेल्स है, ये क्या है? और ये कहाँ से आई है? लिखा हुआ है ऊपर, ऑटो पॉपुलेट हुई है। कहाँ से? GSTR 1 से डाउनलोड करी गई है। देखो ये B2B SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट दिखा रहा है, फिर CDNR क्या दिखा रहा है? क्रेडिट नोट दिखा रहा है, फिर डेबिट नोट दिखाता है, फिर एक्सपोर्ट ई इनवॉइस एक्सपोर्ट वाली दिखा रहा है, फिर HSN B2B दिखा रहा है, B2C दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी डिटेल दिखा रहा है। ये जब तुम ई इनवॉइसिंग करते हो तो पोर्टल तुम्हें जनरेट करके दे देता है। इसके बाद ये देखो, ये डेटा क्लाइंट ने अपने हिसाब से बना के दिया है उनके सॉफ्टवेयर से, जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। उसमें देखो ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रायबरेली, रायबरेली रायबरेली, अमेठी, गोरखपुर, लखनऊ, ये बैंकों को जो सर्विस दे रहे हैं अलग अलग,
उनका है। सर B2C कुछ नहीं दिख रहा है बेटा, ये सिर्फ क्या, अरे यार माइक नीचे हो गया, सॉरी सर। B2C नहीं दिख रहा है। B2C इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सिर्फ बैंकों को सर्विस देने का काम करती है। ये कंपनी MA इंडिया जो है सिर्फ बैंकों को सर्विस दे रही है। ये देखो एक इन्होंने बनाया कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मतलब इसमें पूरा डिटेल है इनका ऊपर से लेके नीचे तक कि कितने इनवॉइस कब कब इशू हुए, रिसीवर कौन है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस की वैल्यू क्या है। रिवर्स चार्ज सर ये देखिए नॉट एप्लीकेबल, मतलब रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने HSN वाइज समरी भी दी है। ये एक ही HSN कोड पे जिसका नाम क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग, ये वाली सर्विसेज किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं। उसका HSN कोड क्या है, ये है। UQC क्या होता है, यूनिट्स नंबर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और 18% रेट है। टोटल क्वांटिटी मतलब इतने बिल्स इन्होंने रेज किए होंगे, या हो सकता है इतने आवर्स की सर्विस दी हो, ये देखना पड़ेगा भी। इतने का बिल रेज किया है, ये कितना होता है सर? 2,17,000 नहीं कितना है, 21,70,268 रुपये की एक महीने में इनको पेमेंट मिली है। सर मज़ा आ गया देख के। तुम लोगों ने ट्रिप क्लैप वाला डेटा सही से नहीं देखा, उसमें भी 5-6 लाख रुपए की पेमेंट मिल रही है। इसके बाद B2C 0, नील रेटेड एग्जाम 0। ठीक है, इसमें देखो इंटर स्टेट टू रजिस्टर्ड, इंट्रा स्टेट टू रजिस्टर्ड, फिर इंटर स्टेट टू अनरजिस्टर्ड, इंट्रा स्टेट टू रजिस्टर्ड। ऐसा कुछ डेटा मैंने GSTR 1 के टेबल्स में भी तो लिखवाया था, याद आ रहा है? डोंट से। अब ये जो सौरभ के ऑफिस में है ना, उन्होंने इसका अपने हिसाब से भी प्रिपरेशन कर रखा था डेटा का। ये बड़ा अच्छा काम किया था, बहुत ही पूज्य आदमी है जिसने कर दिया ये। उसने क्या किया, ऐसा तुम लोगों को वर्किंग बनानी चाहिए, मतलब वर्किंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कहाँ के बिल्स हैं, मई के, सीरियल नंबर, पार्टी का नाम, GSTIN, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, और यहाँ पे रिमार्क्स, मतलब अगर कुछ इसमें इश्यूज होते या कुछ कमेंट्स होते तो वो लिख देता। अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है, सही आ रही है? $25,60,914। ये क्या है, परचेजेज है, इसकी 2B में दिख रही होगी, तो उसने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का ट्राई किया, इसका यूज़ नहीं है पोर्टल में रिपोर्टिंग के लिए। आउटवर्ड लाइबिलिटी देखो उसने यहाँ से उठाई है, कहाँ से, ये देखो CGST SGST। सर वो 25 लाख कैसे हो गया, हम लोगों ने तो कुछ और देखा था बेटा, हम इनवॉइस वैल्यू दिखा रहे थे नीचे, ये देखो टैक्सेबल वैल्यू तो वही थी 21 लाख रुपए का। ठीक, देखो जहाँ पे भी तुम लोग जाओगे काम करने के लिए, वहाँ पे 2 टाइप के क्लाइंट मिलेंगे, या तो उनके ऊपर E-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी या तो नहीं होगी। अगर E-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है तो जैसा ट्रिप क्लैप का डेटा दिखाया कि रॉ डेटा तुम्हें मिला, और कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट एक्सेल बना के देगा, क्लाइंट तुम्हें पर्चियाँ भी दे सकता है, मतलब रसीद बुक दे दी। अब एक्सेल बनानी है तुमको, ठीक है, बनानी कैसे वो मैंने दिखा दिया। जैसे कि ये देखो कि तुम्हें ये रॉ डेटा मिला, तुमने B2B अलग किया, टेबल 6 अलग किया, B2C अलग किया, HSN कोड अलग किया, डॉक्यूमेंट नंबर अलग किया, फिर उसमें देखा कितने कैंसिल हो रहे हैं, कितने इशू हो रहे हैं। अब जैसे ये सीरीज़ 4868 से शुरू हुई है और कहाँ तक गई है, 4919, 46, रुको ये कर लेते हैं ना, कहाँ से शुरू थी सर, यहाँ से माइनस करते हैं,
इसको 51 + 1 52 इनवॉइस इशू हुए, और यहाँ पे हमें काउंट कितना दिख रहा है 22। 52 इशू हुए, 22 एक्चुअल में दिख रहे हैं, तो कैंसिल कितने हो गए 30। अब तुम्हें एक डाल के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए B2B डालते कैसे। ऐड रिकॉर्ड किया, क्या ये डीम्ड एक्सपोर्ट है? नहीं। क्या रिवर्स चार्ज है? नहीं। क्या कोई डिफरेंशियल रेट है? नहीं। चुपचाप GSTIN डालो। GSTIN देखो कहाँ पे है, B2B की डिटेल छाटी थी हमने, ये देखो GSTIN लिखा हुआ है। कोई अलग सा GSTIN लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे GSTIN कॉपी कर दिया, नाम आ गया, ठीक। इसका इनवॉइस नंबर डालो, अरे ये देखो यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है इनवॉइस नंबर? 4899। अब तुमने क्योंकि GSTIN डाला इसीलिए उसने क्या उठा लिया, स्टेट। चेक कर लो बेटा, वही है मध्य प्रदेश। इनवॉइस डेट क्या आ रही है इसमें 22 मई 2026। इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है 17,000, ठीक है। अब देखो इसमें IRN वगैरह पूछ रहा है, यहाँ पे ये ब्लॉक दिखा रहा है, देखो कुछ भरने नहीं दे रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ई इनवॉइसिंग यहाँ पे नहीं हो रही है इस वजह से, ठीक। अब देखो रेट ऑफ टैक्स क्या है, देखो इनवॉइस टैक्स कितने पे है 18% पे, ठीक है। तो मेरे को कौन सी कॉलम में रिपोर्ट करना चाहिए 18 में ना, कितना 15,000। सर 15,000 क्यों रिपोर्ट किया? बेटा टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे ना, कौन सी वैल्यू डालेंगे? ऊपर क्या डाली थी, यहाँ पे हेडिंग क्या है, ठीक। इसको सेव कर देंगे, ठीक है, कर दें। बैक किया, अब ऐसे ही करके देखो एक इनवॉइस आ गई, ठीक है। एक एक्सपोर्ट की एक B2C लास्ट तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रही है मेरे को, या है, चेक करता है। सर B2C पे तो आइए, ओके बेटा। ये हम लोग इनवॉइस वैल्यू देखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू देखेंगे? एक थप्पड़ पड़ेगा, गला फट गया मेरा चिल्लाते चिल्लाते। इनवॉइस वैल्यू देखी जाती है B2C लार्ज के लिए। कोई दिख रहा है 1 लाख से ऊपर? हाँ, नहीं दिख रहा है ना। और सर ये देखो इनवॉइस वाइज है, क्योंकि एक एक तुम्हें क्लाइंट का नाम पता है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी पता है। तो कोई ये मत कह देना कि ये कंसोलिडेटेड फिगर लिखा हुआ है, इसमें 2 यूपी हो सकते हैं। ये देखो 2 यूपी दिख रहे हैं, 2 यूपी दिख रहे हैं, नीचे भी है 3 है, ओके। B2C 3 दिख रहे हैं, मतलब मैं जब यूपी की डालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तीनों का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी का जैसे देख लो, एक 25,000, 25,000, ओ 15,000 और 15,000, इतना ही है ना, 55,000 B2C अदर्स। ऐड रिकॉर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या लोगे बताओ,
हमने कहा था ना स्टेट वाइज होता है। अपनी स्टेट का नाम बताओ। सर यहाँ इनवॉइस वैल्यू नहीं डालना है। नहीं बेटा, यहाँ टैक्सेबल डालते हैं, इसलिए तो टैक्सेबल का कैलकुलेट किया है मैंने 55,000। ठीक है, रेट 18%। सर इनवॉइस वाइज डाल दीजिए ना। अरे नहीं होता इनवॉइस वाइज। सेव कर दूं? सर एक बार और यूपी डाल के देखते हैं, मजा आएगा। सर ये तो ले लिया इसने। देखो देखो, अभी आएगा मजा। सर यूपी इंटर स्टेट में ले रहा है। सेव करते हैं इसको। देखो क्या लिख के आया, एंट्री फॉर उत्तर प्रदेश ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब एक स्टेट का कंसोलिडेटेड डेटा एक ही बार डालोगे, बार बार नहीं डालोगे। हाँ, डाल ही नहीं पाओगे, फिर उसको कर यहाँ से, ये देखो एडिट का ऑप्शन है, एडिट करो। ठीक है, बैक करता हूँ, एक्सपोर्ट की इनवॉइस डाल देता हूँ। हाँ और क्या, ख़त्म करो, ऐड रिकॉर्ड। देखो शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, पोर्ट कोड, इनवॉइस डेट, सब दिख रहा है, लिखा हुआ है नोट्स में ये सब चीज़ें। विद पेमेंट ऑफ टैक्स है कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। तो देखो जैसे ही विदाउट पेमेंट से लेके ये सब ब्लॉक हो गए। बस यहाँ पे वैल्यू डालनी है, ईजी है। पोर्ट कोड पता होता है, शिपिंग बिल, भाई ये सर्विस दे रहा है तो ये सब कुछ पड़ेगा नहीं। देखो इसीलिए यहाँ पे रेड नहीं है, रेड नहीं है मतलब मैंडेटरी नहीं है। ये दिख रहा है ना, इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड्स। पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर क्यों मैंडेटरी नहीं है? भैया सर्विस दे रहे हुए तो। इंटरनेशनल पेमेंट कौन सी थी? कहीं पे तो डाला था, ये टेबल 6 पे डाला था, ये वाली थी, ड्रग एशिया। इनवॉइस नंबर कहाँ पे है? अच्छा यही इनवॉइस नंबर होगा इनका, ये इनवॉइस नंबर हो गया। फिर उसके बाद 20/5 डेट हो गई। इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 50,000। सर 50,000 में जीएसटी जुड़ा हुआ है भैया, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। ठीक है सर, 18% में लिख देना। कहाँ आएगा? इसको सेव कर दे। कोई दिक्कत लग रही है क्या इसमें अब भरने में? इजी दिख रहा है, बस कॉलम में डिटेल भरनी है। और कॉलम्स खोल के दिखा दें। ये देखो नील रेटेड वाला, एग्जाम वाला, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, इंटरस्टेट इंटरस्टेट। क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी देख लो भैया। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे, इसमें भी वैसे ही चीज़ें सेलेक्ट करेंगे जैसे कि B2B वाले में करते हैं और डिटेल्स डाल देंगे। एक चीज़ इसमें देखो, रेसिपिएंट का GSTIN डालने को कह रहा है, डेबिट नोट नंबर डालने को कह रहा है, नोट टाइप डालने को कह रहा है। ठीक है, या क्रेडिट नोट टाइप डालने को कह रहा है। कहीं पे भी क्या इनवॉइस नंबर मांग रहा है? नहीं मांग रहा है ना। पहले मांगता था, अब नहीं मांगता। बहुत सारे मेडिसिन और फार्मा वाले लोगों का क्या होता था ना, वो सप्लाई करते थे, तुम लोग जाके मेडिसिन वापस कराते थे, फिर वो सप्लाई करते थे, फिर तुम लोग मेडिसिन वापस कराते थे। फिर उन लोगों ने एक मुहिम चलाई गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा सर हम कब तक इनवॉइस नंबर लिखते रहे, रोज़ ही कस्टमर वापस करके जा रहा है। तो उनका चलो ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अगेंस्ट इनवॉइस नंबर मत लिखो। एडवांस टैक्स, अब ये अनरजिस्टर्ड वाला दिखाने का कोई मतलब नहीं है, देख लो अच्छा, वरना कहोगे दिखाया नहीं। ये देखो वैसे ही है B2C की तरह नहीं,
B2C लाज की तरह है। हर्षिता देख नहीं रही बोर्ड पे, कह रही 12 बज गया मेरा। देखो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, इसमें ऐड स्टेट वाइज, ये देखो कि किस स्टेट से, ये नया है देख लो नालायको, तुम ही लोगों के लिए है। किस स्टेट से कितना एडवांस मिला, कंसोलिडेटेड लिखना है, नोट्स में कहीं लिख लेना घर जाके। इधर देखो डॉक्यूमेंट नंबर दिखा रहा हूं, यहां भी देखो सीरियल नंबर फ्रॉम और टू, इसमें एक ऐड रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। चलो सीरियल नंबर क्या था हम लोग का, 46, सर देख लो ना वहां से, क्यों मेरा भेजा खा रहे हो। 4868 कहाँ तक था, 4919। टोटल नंबर कितने थे हमारे, 52। कैंसिल कितने हुए, 30। नेट 22 ले लिया उसका। सर ओ 22 कैंसिल 30 कैंसिल, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड करते हैं, एक बार रिफ्रेश, वो फिर नीचे जाके सेव करते हैं, फिर एक बार रिफ्रेश मारते हैं तो ले लेता है। सर इतने तो सारे टेबल क्यों नहीं है? ये सारे टेबल पढ़ाए हैं सर, एक एक टेबल पे एक एक दिन बर्बाद हुआ है। नीचे देख रहे हो सारे टेबल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, क्लास रिवाइज करने की नीड है आपको।